तो बच्चों अपन जो सेकंड एप्लीकेशन देख रहे थे उसमें हमने क्या देखा था, एक एमकेएस सिस्टम में वैल्यू दे रखी होती है और दूसरे सिस्टम में हम उसे चेंज करते हैं। तो एक क्वेश्चन उसका बाकी रह गया था, एमकेएस टू एफपीएस में कैसे चेंज किया जाता है। बाकी सीजीएस एमकेएस के रिलेशन तो हमने पढ़ ही लिए थे, तो एमकेएस को एफपीएस में कैसे चेंज करते हैं उसका एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिया है। पहले क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है स्मॉल जी, उसकी वैल्यू एमकेएस में कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये इसकी वैल्यू एमकेएस में दे रखी है, ठीक है, और एफपीएस में हमें फाइंड करनी है। तो पहला स्टेप क्या होता था सॉल्यूशन में, फर्स्ट स्टेप ये होता था कि आपको डायमेंशन लिखनी होती थी गिवन क्वांटिटी की, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ जी, स्मॉल जी है बच्चों, ये कैपिटल जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, उसकी m-1 l3 t-2 होती है। स्मॉल जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन, तो इसकी डायमेंशन वही होगी जो एक्सीलरेशन की होती है, m0 l1 t-2, ये इसकी डायमेंशन होगी, ये एक्सीलरेशन की डायमेंशन होती है। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, स्पीड, इन सब की पढ़ी है आपने, तो एक्सीलरेशन वाली डायमेंशन यहाँ पे लिख दो सीधा सीधा, क्योंकि ये एक्सीलरेशन ही है। तो यहां से ABC फाइंड हो जाएगा, A 0 आ जाएगा, B 1 आ जाएगा और C -2 आ जाएगा। तो ये ABC फाइंड हो गया, पहला काम कंप्लीट। सेकंड में हमें टेबल बनानी होती थी, एक तो फर्स्ट यूनिट सिस्टम लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे सेकंड यूनिट सिस्टम। अभी फर्स्ट कौन सा है जो नोन होता है, नोन अभी कौन सा है, एमकेएस, तो फर्स्ट तो एमकेएस है और फाइंड करना है एफपीएस में, तो अननोन हो गया है एफपीएस, वो इधर चला जाएगा। इसमें हम m1 l1 t1 और n1 लिखते हैं और इसमें हम m2 l2 t2 n2 लिखते हैं। आप बता सकते हो क्या क्या आएगा, एमकेएस में m1 क्या होगा, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, तो मास क्या है, किलोग्राम, लेंथ है मीटर में और टाइम है सेकंड में, तो ये तो मास हो गया किलोग्राम में, एमकेएस में मास किलोग्राम में होता है, लेंथ मीटर में होती है और टाइम सेकंड में होता है। n1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट यूनिट सिस्टम, जो कि कितनी है, 9.8। ये जो हमें गिवन होता है ना, इस गिवन में जो भी डिजिट होती है, दिस डिजिट इज n1, m2 l2 t2 n2। m2 is the mass in fps. What is the full form of fps? F means foot, P means pound, S means second. तो pound is the fps unit of mass. तो m2 1 पाउंड हो जाएगा, 1 ही लगाना है इसके आगे। लेंथ इज इन फुट, 1 फुट, एंड टाइम इज 1 सेकेंड। तो यहां पर ध्यान रखना, मास पाउंड में होता है, एफपीएस में मास पाउंड में होता है, मास बीच में आता है, फिर लेंथ इधर आती है और टाइम इधर आता है, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम, ठीक है। और n2 हमें फाइंड करना है। देखो सारा काम हो चुका है, अब फॉर्मूले में लगा के खेल कंप्लीट करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे अब हम, n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की होल पावर a, l1 अपॉन l2 की होल पावर b, t1 अपॉन t2 की होल पावर c। ये फॉर्मूला, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, वैल्यू डालेंगे अब अपन, जहां जहां वैल्यू है उसको मैं इरेज नहीं कर रहा, बाकी सब इरेज कर रहा हूं। ये देखो, तो n2 तो फाइंड करना ही है, n2 इज इक्वल टू n1 कितना है, 9.8, m1 है 1 kg डिवाइडेड बाय m2 यानी 1 पाउंड, पावर a कितना है, 0, फिर l1 अपॉन l2, l1 कितना है, 1 मीटर, अपॉन l2 कितना है, 1 फुट, पावर 1,
1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड पावर -2। ठीक है, हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। अब सब हटा के सिर्फ हमें एक सॉल्यूशन अब यहाँ पे करना है। उस सॉल्यूशन को करके हमें आंसर मिल जाएगा। ये अब एक बात याद रखना कि 1 kg इज इक्वल टू होता है 2.20 पाउंड। भाई आपको केजी और पाउंड में पता होना चाहिए ना। 1 kg में कितने पाउंड होते हैं? 2.20 और 1 मीटर में 3.28 फुट होते हैं। ये आपको लर्न करना है, तभी तो आप आगे कर पाओगे। 1 kg में कितने पाउंड होते हैं अगर यही नहीं पता होगा तो आप ये इस न्यूमेरिकल को कर ही नहीं सकते। तो आपको ये पता होना चाहिए 1 kg में कितने पाउंड? 2.20 पाउंड। 1 मीटर में कितने फुट? 3.28 फुट। अब हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं। देखो किसी की भी पावर 0 हो तो 1 हो जाती है, तो इसको सॉल्व करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि इसकी पावर 0 है, और किसी की भी पावर 0 हो वो 1 हो जाती है। हाँ, यहाँ 1 मीटर को 3.28 फुट लिख देंगे डिवाइडेड बाई 1 फुट पावर 1। ये भी कट होके 1 हो जाएगा। 1 की पावर कुछ भी हो 1 हो जाता है, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। ये 1 किस लिए हुआ? क्योंकि पावर 0 थी, और किसी की भी पावर 0 हो 1 हो जाती है। ये 1 इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ 1 की पावर आएगी, 1 की पावर कुछ भी हो वो भी 1 हो जाता है। यहाँ पर हम 1 मीटर को 3.28 फुट लिख देंगे। ये कट हो जाएगा, कट होके यहाँ 3.28 केवल बचेगा। इन दोनों को, क्योंकि पावर 1 है ना, तो 1 पावर का मतलब 1 बार ही बचेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आ जाएगा 32.14। ठीक है, ये तो N2 आ गया। अब आंसर कैसे लिखोगे बताया मैंने आपको। पहले लिखोगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो हमें दे रखा है। अब 9.8 की जगह लिखोगे ये जो वैल्यू आई है 32.14, ये तो वैल्यू हो गई एफपीएस में जी की, और मीटर को कर दोगे फुट। मीटर को क्या कर दोगे? फुट, क्योंकि ये एमकेएस है और ये एफपीएस है। सेकंड सेकंड ही रहेगा, फुट पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 32.14 फुट पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है कहानी? इस न्यूमेरिकल को और इसके पहले वाले सारे न्यूमेरिकल्स को देखना है। एक एक न्यूमेरिकल आपको होमवर्क में दिया था, वो आप करके मुझे सेंड करना, उसको चेक करूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं एक एक न्यूमेरिकल। इसके बाद हमारा थर्ड एप्लीकेशन आएगा, थर्ड यूज आएगा डायमेंशन का। वो थर्ड यूज क्या है वो देखेंगे हम। थर्ड यूज है फाइंड द रिलेशन और एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब फॉर्मूला, एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का एक्सप्रेशन निकालना है, रिलेशन निकालना है, मतलब कि हमें फॉर्मूला निकालना है। इस वाले क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ये जो थर्ड है इसमें हमें फॉर्मूलों को बनाना पड़ता है। ठीक है, थर्ड यूज में हम डायमेंशनल एनालिसिस का एक यूज बहुत अच्छा ये है कि हम इससे फॉर्मूले भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन से समझेंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, सेंट्रीपिटल फोर्स F depends on mass
m, velocity v and radius r. ठीक है, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन दीज क्वांटिटीज. ठीक है, ये है अपना क्वेश्चन कि सेंट्रीपिटल फोर्स F जो है वो 3 क्वांटिटीज पर डिपेंड है. m इज द मास ऑफ द बॉडी, v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और स्पीड भी बोल सकते हैं इसको, एंड रेडियस r. मतलब होता क्या, सुनो, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स. अगर कोई भी बॉडी एक सर्कुलर मोशन कर रही है, जैसे हमारी अर्थ अराउंड द सन मोशन कर रही है, तो कोई भी बॉडी जो सर्कुलर मोशन करती है इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है F. जब ये घूमेगी तो इस पर बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स. इस बॉडी का मास होता है m, ये बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो है v, और इसकी रेडियस होती है r सर्किल की. तो सारी 4 की 4 क्वांटिटी समझ में आ गई. सेंट्रीपिटल फोर्स केवल कब लगता है, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है. m उस बॉडी का मास होता है, v उस बॉडी की वेलोसिटी होती है, और r उसकी सर्कल की रेडियस होती है. इन पर डिपेंड होता है ये f. ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला गया है. तो बच्चों ध्यान से समझना स्टेप. फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते जाओगे और एक इक्वेशन बनाओगे. सेंट्रीपिटल फोर्स F डिपेंड्स, ये डिपेंड्स का साइन होता है, मतलब ये डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस. सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के इस तरीके से एक इक्वेशन बनानी है. सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस. ठीक है, अब इनकी पावर a, b और c ये अपने आप लगा लेनी है. इनकी पावर a, b और c ये अपने आप लगा लेनी है. क्लियर है. नेक्स्ट स्टेप में ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटा के कांस्टेंट लगा देना है k. ये आपको पता ही है, प्रोपोर्शनल का जब ये साइन हटता है तो इक्वल आता है और साथ में एक कांस्टेंट k आ जाता है. फिर आगे m, a, v, b, r, c. ये पूरी एक इक्वेशन हमारे पास बनानी है. सबसे पहले इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे. ये पहला प्रोसेस है. फर्स्ट प्रोसेस में ये करना है आपको. k क्या है यहाँ, डायमेंशनलेस कांस्टेंट. k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट. इसकी डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है, कांस्टेंट है पर डायमेंशन लेस है. इतनी बात क्लियर है. फर्स्ट स्टेप खत्म. आपकी एक इक्वेशन आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फॉर्म कर लेनी है. पहला काम हो गया. इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना है. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ठीक है, ये क्या कहता है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है डायमेंशंस ऑफ LHS होना चाहिए इक्वल डायमेंशंस ऑफ RHS. यही कहता है. ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, डायमेंशंस ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS. तो LHS और RHS की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए. LHS में क्या है, फोर्स की डायमेंशन लिख लो m1 l1 t-2. दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स. इज इक्वल टू k इज डायमेंशनलेस. इसकी डायमेंशन नहीं होती है तो इसको हटा दो. जिसकी डायमेंशन नहीं है उसको तो लिखेंगे नहीं. यहाँ पर डायमेंशन लिख रहे हैं केवल. m मास है, मास की डायमेंशन m1 केवल, बाकी कुछ भी नहीं होता. पावर a. v वेलोसिटी की डायमेंशन m0 l1 t-1. इसकी पावर b लगा दी. पावर भी साथ के साथ लगानी है. वेलोसिटी की डायमेंशन लिखी और पावर लगा दी. मास की डायमेंशन लिखी और ये पावर लगा दी. अब r इज द रेडियस इज द लेंथ, पावर c लगा दो. तो इस तरीके से इस इक्वेशन को देख के इनकी डायमेंशनों को लिख दो. f की जगह इसकी डायमेंशन लिख दो, m की जगह इसकी डायमेंशन मास की, v की जगह वेलोसिटी की डायमेंशन और r की जगह लेंथ की डायमेंशन लिख के ये पावर जरूर लगा देना a b c. यहाँ पे पावर नहीं है तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा. और k डायमेंशन लेस है, ये हट जाएगा क्योंकि इसकी डायमेंशन नहीं होती है.
इतना होने के बाद सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गई। अब हमें थर्ड स्टेप में इसको सॉल्व करना है। इसको मैं यहां सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। देखो m1 l1 t माइनस 2 इज इक्वल टू, अब ये 1 है और ये a है, पावर का पावर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 और a का मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा ma। यहां पर नॉट जीरो है, जीरो वाले को लिखना मत। l की पावर 1 है, 1 को b से मल्टीप्लाई करो lb। जीरो वाले को क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 हो जाती है, तो केवल जो 0 है उसको हटा के अब 1 को b से मल्टीप्लाई करके lb, माइनस 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b, और 1 को c से करेंगे l की पावर c। तो इस तरीके से आप पावर लगा लो। ओवरऑल आप क्या करोगे m1 l1 t माइनस 2। अब ma l 2 बार है तो बेस सेम है इसलिए पावर ऐड हो जाएंगी, और t माइनस बी। क्लियर है? समझ गया ना कहानी? अब हमें इसको सॉल्व करना है। पावर को पावर से मल्टीप्लाई करके जीरो वालों को हटा देना है और पावर को पावर से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अब m तो एक बार ही आ रहा है तो a लिख दिया, लेकिन l 2 बार आ रहा है और इनका बेस सेम है तो इनकी पावर को ऐड कर देंगे b प्लस सी और t माइनस b। क्लियर है? ये वाली अब इक्वेशन हटा देता हूं, काम की नहीं है, इधर से क्या पूरा चलेगा। m1 l1 t माइनस 2 इज इक्वल टू, अच्छा ये तो हो ही गया। अब हमें क्या करना है, ये इक्वल है दोनों, ये LHS ये RHS दोनों इक्वल हैं। ये कब इक्वल होंगे बच्चों? सुनो ध्यान से। यहां पर m की पावर कितनी थी 1, यहां m की पावर कितनी थी a, तो a 1 के इक्वल होना चाहिए। यहां पे लिख देता हूं a इक्वल 1 होना चाहिए, तभी तो ये इक्वल होंगे। जो m की पावर है यहां वही m की पावर यहां, यानी a किसके इक्वल होना चाहिए 1 के। यहां l की पावर कितनी है b प्लस सी और यहां l की पावर कितनी है 1, तो पावर और पावर को इक्वल करो। इसकी पावर कितनी है माइनस बी, इसकी पावर कितनी है माइनस 2, तो माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा माइनस 2 के। क्लियर है? यहां m की पावर a है तो a तो 1 के इक्वल कर दो, b प्लस सी जो m की पावर है उसको m की पावर के इक्वल करना है, l की पावर को l की पावर के इक्वल करना है, t की पावर को t की पावर के इक्वल करना है। इस तरीके से आपके पास 3 इक्वेशन आ जाएंगी। अब देखो a तो हमारे पास 1 आ गया डायरेक्ट, ये b माइनस से माइनस कट होके b आ जाएगा 2। इन तीनों इक्वेशन से ABC फाइंड करना है एक्चुअली, तो a तो डायरेक्ट आ गया, b भी डायरेक्ट आ गया। अब यहां b की वैल्यू 2 डालो तो c आ जाएगा, 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 माइनस 2, c इज इक्वल टू माइनस 1। तो b की वैल्यू यहां पे डाल के 2 डाल, क्योंकि b आ चुका है यहाँ 2, तो b 2 डाल के c आ जाएगा 1 माइनस 2 यानी माइनस 1। a 1 आ गया, b 2 आ गया, c माइनस 1 आ गया, ABC आ गए। थर्ड स्टेप कंप्लीट है आपका। ये सेकंड था, ये थर्ड है। अब तीनों स्टेप को रिवाइज करो। फर्स्ट स्टेप में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेक वन इक्वेशन, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि दिस क्वांटिटी इज डिपेंड ऑन दीज क्वांटिटीज। ठीक है, k इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये ध्यान रखना। उसके बाद सेकंड पॉइंट में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना है, मतलब कि LHS और RHS की डायमेंशन को इक्वल करना है। थर्ड में इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके क्या फाइंड करना है A B C, 3 इक्वेशन आएंगी, तीनों से A B C फाइंड करना है। अब जब ABC आ गया तो ABC अब इस इक्वेशन में डाल देना है, फर्स्ट इक्वेशन में। कैसे? देखो, ये आ रहा है अपना फोर्थ पॉइंट, जिसमें हम ABC इसमें डाल के और लास्ट में फॉर्मूला निकाल लेंगे। ठीक है, देखो फोर्थ, पुट द वैल्यूज ऑफ A B एंड C। A B C की वैल्यू अब हम इसमें डाल देंगे। देखो F इज इक्वल टू K M A B B R C, तो A की वैल्यू 1 है, यहां 1 डाल देंगे, B की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 डाल देंगे, C की वैल्यू -1 है, यहाँ -1 डाल देंगे। तो ये इस तरीके की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी ABC को डालने के बाद। F इज इक्वल टू K
m की पावर 1 है, 1 पावर को लिखा नहीं जाता, m लिख देंगे केवल, v स्क्वायर, और ये r इनवर्स है तो ये नीचे जाके केवल r हो जाएगा, ये -1 है ना, r -1 मतलब 1/r, इसको r इनवर्स कहते हैं, ये 1/r के इक्वल होता है। तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, m v स्क्वायर अपॉन r। माइनस की पावर को नीचे ले जाना, हमेशा जब भी माइनस की पावर आए ना आपके पास उनको नीचे ले जाना तो प्लस हो जाएंगी अपने आप। तो ये r -1 था, नीचे जाके r हो गया, ठीक है। अब एक बात आपको याद रखनी है, अगर आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, यहां पर जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 1 होती है इस इक्वेशन में, नहीं तो यहां तक भी कर दोगे तो भी राइट है, पर अगर आपको इसकी वैल्यू पता है तो आप इसकी वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर दो, बहुत अच्छा है। इसकी अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग वैल्यू होती हैं, पर वो वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, वो क्वेश्चन में दी नहीं जाती। तो वैसे तो आप यहाँ तक भी निकालोगे तो भी अच्छा है, पर अगर आप ये काम कर दोगे तो बहुत अच्छा है। k को 1 लिख दो, यहाँ इस इक्वेशन में k 1 होता है, हर इक्वेशन में k अलग अलग होता है, ये ध्यान रखना, हर जगह 1 मत लिख देना। तो जो भी इक्वेशन हम निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग होती है k की वैल्यू, लेकिन हमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया जाता है, तो हम चाहें तो यहाँ तक भी कर सकते हैं अगर हमें लर्न नहीं है, और अगर हमें कुछ वैल्यूज याद है तो हम उसको पुट करके फाइनल इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये हमारा आंसर, f = mv स्क्वायर अपॉन r। तो इस तरीके से देखा आपने, हमने क्या करा, रिलेशन या एक्सप्रेशन बना दिया वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज के बीच। क्वेश्चन में हमें केवल ये दे रखा था कि ये वाली क्वांटिटी इन क्वांटिटीज पर डिपेंड है, पर फॉर्मूला हमें निकालना था वो भी डायमेंशनली। तो डायमेंशन का यूज करके इस तरीके से फॉर्मूले को आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और भी आपको मैंने क्वेश्चन भेजे हैं, उन क्वेश्चंस को इसी तरीके से करने की कोशिश करो। जैसे एक क्वेश्चन चलो मैं और करा देता हूं, बाकी तुम कर लेना। एक टाइम पीरियड का क्वेश्चन बनता है कि सिंपल पेंडुलम है, ये देखो एक और क्वेश्चन है इसका, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स मास लेंथ एंड जी। जो टाइम पीरियड, ये सिंपल पेंडुलम होता है, टिक टिक करता है ना वॉच में, क्लॉक में, तो ये क्लॉक में जो टिक 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 करता है इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। तो ये बोला है कि इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगता है, यहां से यहां जाएगा फिर यहां से यहां वापस आएगा, ये गया फिर वापस आया, तो इसमें जो एक साइकिल है, 1 साइकिल हो गया इसका कंप्लीट, 1 साइकिल में जो टाइम टेकन था उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड होता है इसको एक साइकिल में कंप्लीट होने में लगा टाइम। अब ये बोल रहा है ये जो टाइम पीरियड है ये डिपेंड है इसके मास पर, ये जो बॉब दिख रहा है आपको इसके मास पर, इस थ्रेड की लेंथ पर, और जी पर जो ग्रेविटेशन का एक्सीलरेशन होता है उस पर। तो इनके बीच हमें रिलेशन फाइंड करना है। चारों क्वांटिटी समझ में आ गई। टी इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, एम इज द मास ऑफ द बॉब एंड एल इज द लेंथ ऑफ थ्रेड, जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एबीसी लगा लो और एक कांस्टेंट लगा दो के। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाओ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन को इक्वल कर दो। एलएचएस में टाइम है m0 L0 T1, टाइम पीरियड का केवल t होता है, के डायमेंशन लेस से हट जाएगा, m है मास, m1, l है लेंथ, l is the length of the thread, l लेंथ का L1 होगा केवल डायमेंशन में, और g एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन होता है m0 L1 T-2। सबकी आपने डायमेंशन लगा दी। अब इसको सॉल्व करो, एबीसी फाइंड करो। ये फर्स्ट प्रोसेस था, ये सेकंड प्रोसेस है, ये थर्ड, इसको सॉल्यूशन इसका थर्ड है। MA LB, ये नॉट वाले को हटा देंगे, LC और T-2C, T-2C, M0 L0 T1 इज इक्वल टू MA LB प्लस C हो जाएगा, बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएंगी, T-2C। अब ये इक्वल कब होंगे? when A is equal to not, मतलब A is equal to 0
b प्लस सी इज इक्वल टू 0 और माइनस 2c इज इक्वल टू 1, माइनस 2c इज इक्वल टू 1। तो देखो a तो डायरेक्ट आ गया 0, हमें अब एबीसी फाइंड करना है ना, थर्ड पॉइंट में हमें एबीसी फाइंड करना है। तो a 0 आ गया, c यहां से देखेंगे तो -2 अपॉन में चला जाएगा, तो c -1/2 आ जाएगा। यहाँ -2 मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में चला जाएगा, 1/-2 यानी -1/2। अब c की वैल्यू यहाँ -1/2 डाल देंगे तो ये उधर जाके b आ जाएगा +1/2। तो एबीसी आ गए, एबीसी इस इक्वेशन में डाल देंगे फोर्थ पॉइंट में और हम एक फार्मूला निकाल लेंगे। बहुत इजी होते हैं इसके, प्रैक्टिस करो, इस वीडियो को देखो और प्रैक्टिस करो। अब इसकी वैल्यू डालने वाला हूं मैं। तो a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 1/2 और c की वैल्यू -1/2। इस इक्वेशन में मैंने वैल्यू डाल दी, t इज इक्वल टू k, m की पावर 0 है, m की पावर 0 मतलब 1, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। m की पावर अगर नॉट है 0 है तो 1 लिख हो जाएगा ये, तो इसको हटाओ। l की पावर हाफ, और ये माइनस वाली पावर मैंने बोला था नीचे ले जाया करो और प्लस कर दिया करो, तो l की पावर हाफ अपॉन g की पावर हाफ। अब किसी की भी पावर हाफ होती है, अगर जैसे l की पावर हाफ है तो ये रूट l है, इसका मतलब l की पावर हाफ का मतलब रूट l, तो ये रूट l और ये रूट g, तो ये हो जाएगा रूट l अपॉन g। तो यहां तक कर दो, बहुत अच्छी बात है। और आप ये ध्यान रखना k की वैल्यू यहाँ पे 2 पाई होती है, अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। तो अगर यहाँ 2 पाई लिख दी तो 2 पाई रूट l अपॉन g आ जाएगा। ये दिस इज द फाइनल इक्वेशन, ये फाइनल फॉर्मूला है। यहां तक भी सही है, क्योंकि ड्रॉबैक लिमिटेशन होती है डायमेंशन की कुछ। ये एक लिमिटेशन है कि हम इससे k की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां तक ही राइट है, लेकिन अगर कुछ बच्चे आगे तक भी देखें तो k को 2 पाई, इस कंडीशन में जब हम पेंडुलम की बात करेंगे तो कांस्टेंट कितना होता है, 2 पाई होता है। ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो जहां तक हम याद रख सकते हैं 3-4 इक्वेशन में तो रख लेंगे, सब में तो रख नहीं सकते, तो सब में यहाँ तक ही करना। 4-5 न्यूमेरिकल जो आपको कराए जाएंगे उसमें आप यहाँ तक भी कर सकते हो। अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपको और भी दे रखे हैं, उनको अब इनकी प्रैक्टिस करो। टेस्ट होने वाला है तो इन सब की अच्छी तरह प्रैक्टिस करो और इनको सैटरडे तक कंप्लीट करो। बार बार करो इनकी प्रैक्टिस, बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। कहीं गलती कर रहे हो उसको वापस चेक करो और वीडियो को 1-2 बार देखा करो। एक बार से काम नहीं चलता, 2 बार देखो और साथ में रफ कॉपी लेके बैठो, साथ में करते रहो। जो जो हम बोल रहे हैं, जैसे जैसे हम यहाँ कर रहे हैं, रफ कॉपी में प्रैक्टिस करते रहो। तो देखो फिर आपको ये तीनों पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। डायमेंशन की लिमिटेशंस पढ़ानी है बस, उसके बाद हम एरर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो एरर आने वाली है, तब तक आप इसको कंप्लीट करो अच्छी तरीके से।